पूरे टाइम एक ही चीज पे फोकस करते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम हमें दी है उसको सॉल्व कैसे करें, हम फोकस इस पे करते हैं, ठीक है, सॉल्व कैसे करें। जबकि मैंने आपको क्या बताया है, आपको गैस करना भी आना चाहिए, ठीक है, गैस कैसे करेंगे। और तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि कैसे हमें क्वेश्चन को अवॉइड करना है एट अ टाइम, हमें क्वेश्चन को मार्क करना है डू इट लेटर करके, हम बाद में उसको अटेम्प्ट करेंगे। सो सॉल्व इट, गैस इट और लीव इट, ये तीनों चीजें हमें सीखनी पड़ेंगी। क्यों? वैसे मैंने कई बार बताया है क्लास में, फिर समझ लो अगर नहीं सुना है, कि आपके पास जनरली 40 से 45 सेकंड का टाइम होता है एक क्वेश्चन को पढ़ने के लिए, उसे सॉल्व करने के लिए और उस करेक्ट आंसर को निकाल के अगर आपको एमआर शीट भरनी है तो उसमें बबल भरने के लिए या टिक करने के लिए 40 to 45 सेकंड में आपको सब करना है, पढ़ना भी इसी टाइम में। अब होता ही है कि अगर सपोज 100 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, 100 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, यकीनन आप 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करना भी जानते हो, तब भी चैलेंज ये नहीं है कि मैंने आपको क्वेश्चन पेपर लिया, दे दिया, सुबह दिया और कहा कि शाम को 5 बजे आप सबके आंसर बता देना, ऐसा नहीं होने वाला है। 100 क्वेश्चंस अगर मैं आपको दूंगा तो शायद आपको 90 मिनट दिए जाएंगे इन्हें सॉल्व करने के लिए। मतलब चैलेंज ये है कि 100 क्वेश्चंस, हो सकता है आपको 100 के 100 आते हो, अगर मैं आपको 4-5 घंटे का समय दूं आप सारे सॉल्व भी कर दोगे, लेकिन सवाल ये नहीं आप सॉल्व कर पाते हो या नहीं, सवाल ये है विद इन टाइम आप सॉल्व कर पाते हो या नहीं, विद इन टाइम सॉल्व कर पाते हो या नहीं। तो 40 से 45 सेकंड में आप हो सकता है आउट ऑफ 100 40 क्वेश्चन कर लो, 50 क्वेश्चन कर लो, 60 कर लो, 70 कर लो, कहीं ना कहीं तो सॉल्व करते करते आप भी टायर्ड हो जाओगे, आप सॉल्व नहीं कर सकते, ब्रेन आपका टायर्ड हो जाएगा, कहीं ना कहीं आपसे सिली मिस्टेक्स हो सकती हैं, चांसेस आर देयर। तो हमें एक मेथड नहीं लगाना, सॉल्व करना भी नहीं चाहिए अगर हमें आता है तब भी, और क्यों करना जब हमारे पास अल्टरनेट है। तो इसलिए विद इन टाइम आंसर्स निकालने के लिए कई बार हमें मदद लेनी पड़ती है किसकी, गैस इट की। ये क्या फायदा देगा कि कभी किसी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में अगर 40 से 45 सेकेंड आपको लग रहे हैं इन एवरेज तो ठीक है, बट कुछ क्वेश्चंस में आपको इससे ज्यादा टाइम लगेगा, हो सकता है आपको डबल टाइम लग जाए, 80 सेकंड लग गए, 90 सेकंड्स लग गए, हो सकता है ऐसा हो। तो जो एक्स्ट्रा टाइम आपका यहां लग गया वही टाइम गैस करते हुए आप कुछ क्वेश्चंस के जब आंसर निकालोगे तो कंपनसेट हो जाएगा, ठीक है। और लीव इट, ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो जानबूझ के क्वेश्चन पेपर में इसलिए डाले जाते हैं ताकि आप इन क्वेश्चंस को करते हुए अपना टाइम वेस्ट कर लो। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या करना चाहिए, एक तरीका है कि इसके पीछे पड़ जाओ, पूरे टाइम इनमें ही खपा दो, ऐसे 10 क्वेश्चन आप ढूंढ लो और लगे रहो पूरे के पूरे टाइम। दूसरा तरीका ये होता है कि आप ऐसे क्वेश्चंस को मार्क कर दो बाद में अटेम्प्ट करने के लिए। यहां तक बात समझ में आती है? तो हम तीनों ही चीजों की प्रैक्टिस करेंगे। इसके अलावा एक और फैक्टर है जहां जनरली बच्चे मात खाते हैं। आपको मैं पूरा मेथड सिखा दूंगा कंप्लीट, लेकिन मेथड सिखाने के बाद भी एक स्टेज ऐसी आएगी जहां पर आप अटक सकते हो, आपका टाइम ज्यादा लग सकता है, और वो स्टेज होती है हमारी कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में आप याद रखना पर्सन टू पर्सन टाइम वेरी होता है। हो सकता है कोई बच्चा ऐसा हो जिसको 23 इंटू 27 एक सेकंड में आंसर मालूम हो, मैंने भी आपको सिखाया कैसे निकालते हैं, ठीक है। एक बच्चा ऐसा हो सकता है जो उसको सॉल्व करने बैठ जाए। तो यहां इस चीज में आप कितना टाइम लगा रहे हो वो भी बहुत कुछ डिसाइड करता है कि आपको कितना समय लगता है सॉल्व इट वाले केस में, क्वेश्चंस को, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में। तो हमें जो प्रैक्टिस करनी है, मैंने क्या बताया, इसके अलावा हम ये 2 चीज और सीखेंगे एक्स्ट्रा। क्यों? ताकि और लोगों के कंपैरिजन में हमारी कंडीशन कैसी रहे, बेहतर रहे। हमें कुछ वो चीजें सीखनी है जो और लोग नहीं सीख रहे। अगर कंपीट करना है वो तो सीखनी है जो सबको आता है, दैट वी विल लर्न, बट जो नहीं आता है हमें वो भी सीखना है, क्योंकि उससे हमारा कुछ फायदा है। विद इन टाइम हमें क्वेश्चंस करने 100, ठीक है। बट सॉल्व इट वाले पोर्शन में भी हो सकता है आपका कैलकुलेशन आपका टाइम ज्यादा लेता है, तो कुछ चीजें आपको ऐसी भी सीखनी पड़ेंगी जो कि आपकी मदद करने वाली हैं कैलकुलेशन के लिए। मतलब एक सेशन रखा करेंगे हम
थिंक विदाउट इंक, मतलब पेन को यूज किए बिना आप कैसे छोटी मोटी कैलकुलेशंस को खुद से सॉल्व कर पाओ। थिंक विदाउट इंक मतलब क्या है, कलम चलाए बिना आपका आंसर आने लगे, ठीक है, मतलब आपकी कैलकुलेशन कंपैरेटिवली फास्ट होनी चाहिए। अब ये कैसे होगा, तो इसके भी कुछ मेथड हैं, फास्ट कैलकुलेशन के भी कुछ मेथड हैं, वी विल लर्न देम ऑल्सो। ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो पार्ट है ये देखा जाए आप किसी बुक में देखेंगे या सिलेबस में देखेंगे तो ये चीज़ें आपको वहाँ नहीं मिलेगी। गैस इट, लीव इट, क्या है ये। ऐसे ही कैलकुलेशन में जब हम बात करेंगे स्पीड मैथ की, ठीक है, स्पीड मैथ्स, ये सब वैदिक मैथ से ही आता है, नथिंग इज माइंड, मेरा कोई इन्वेंशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ वैदिक मैथमेटिक्स की ट्रिक है। जो जहां भी ट्रिक नाम की चीज सिखाता है वो इसी के किसी न किसी स्पेशल केस को बता रहा होता है। एनीवे, तो अगेन स्पीड मैथ्स की बात करें या गैस इट लीव इट की बात करें, ये आपको सिलेबस में ना मिले, बट अगर मैं इनको जब कवर अप कराऊं तो आपको यही मान के पढ़ना है, यही मान के चलना है कि ये कहीं ना कहीं आपके सिलेबस का ही पार्ट है। जैसे आज हम डिजिट सम मेथड को सीख रहे थे तो कुछ बच्चों के मन में, नए बच्चों के उनके मन में आ सकता है ये कौन सा टॉपिक है, ये तो टाइम एंड डिस्टेंस नहीं है, ये तो परसेंटेज नहीं है, सर एलसीएम लगाना तो सीख नहीं रहे, एलसीएम लगाना सिखाया, आप कुछ नहीं सिखा रहे। हम सब सीखेंगे, ठीक है। तो स्पीड मैथमेटिक्स में एक दो चीजें मैं आपको आज सिखाता हूं, एक दो चीजें हम हर दिन कुछ कुछ एड ऑन करते जाएंगे, उसकी प्रैक्टिस करना, क्योंकि एक ही दिन में कैलकुलेशन की सारी ट्रिक्स अगर हमने सीख ली तो वो भी ऑब्वियस सी बात है हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, कंफ्यूजन हो सकता है। सो डे वन एक दिन में दो चार ट्रिक करते हुए स्पीड मैथमेटिक्स की भी प्रैक्टिस करेंगे। मेक सेंस, यहां तक आता है समझ में। सबसे पहले बात करते हैं एडिशन को लेके। जब आपको कोई नंबर एडिशन बता रहा हूं, आप बोलेंगे एडिशन में क्या प्रॉब्लम है सर, एडिशन तो हम लोग बड़े आराम से कर लेते हैं, कर लेते होंगे, बहुत अच्छी बात है, बट फिर भी अगर आपको कभी एडिशन करने के लिए दिया जाए 1024, देखो थिंक विदाउट इंक की बात हो रही है अभी, तो आप कैसे सोचेंगे, आज हम उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। इनिशियली आप पेन यूज करो, लेकिन धीरे 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 कोशिश करो कि जितना कम आप पेन चलाओ पेपर पे, जितनी ज्यादा कैलकुलेशन आप अपने माइंड में कर सकते हो उतनी ज्यादा कैलकुलेशन अपने माइंड में करिए, ठीक है। 1024 प्लस, अब मैं इसमें प्लस करने जा रहा हूं, क्या प्लस कर दूं, मान के चलो मैंने किया 813। एक तरीका क्या हो सकता है, 1024 आपने साइड से लिखा, 813 लिखा और शुरू हो गए। एक तरीका तो ये है जो सबको आता है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप इन्हीं नंबर को कुछ अलग तरीके से देखो। कैसे देखें, ये क्या लिखा हुआ है एक्चुअली, ये देखिए 1024, इसी को आप अज्यूम करिए 1000 प्लस 20 प्लस 4। एक्चुअल में नंबर ये है 1000 प्लस 20 प्लस 4, और इसमें आपको ऐड किसे करना है, आपको ऐड करना था 800 प्लस 10 प्लस 3, इसे आपको ऐड करना था। ये वही नंबर मैंने लिखा है सेम। अब देखो ऐड करने में क्या मुसीबत है, आंसर अगर आप देखना चाहो तो वैसे ही दिख रहा है, देखना 1837, 1837 उसी का सेम। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि जब मैंने इस नंबर को ऐसे लिख दिया तो आपको क्लियर कट दिखने लग गया एडिशन, और जब इसे ऐसे ना लिख के नंबर जब सिंपल इस फॉर्म में था, इस फॉर्म में था, तो आप कर नहीं पा रहे थे। ये कैसे हो सकता है, सब प्रैक्टिस से होगा। जैसे हमने नंबर को लिखा है ऐसे लिखने की भी जरूरत नहीं है, बट मैं आपको बता रहा हूं कि जब आप नंबर्स को देखने का तरीका बदलेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी कैलकुलेशन करने का तरीका भी चेंज हो जाएगा। 1837, यस। अगर कोई कैरी आती तब क्या होता, ये तो मैंने 1000 अगर मान के चलो, कोई कह सकता है कि सर आपने 1024 लिया,
मैं 1240 ले लेता, तब क्या होता, 46 ले लेता, मान के चलो 1246 ले लेता, तब क्या हो जाता, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या लिखा हुआ है, 1000 प्लस 200 प्लस 40 प्लस 6, एक नंबर तो ये दिया है, इसमें आपको ऐड करना है। किसे ऐड करना है, 800 प्लस 10 प्लस 3, किसे नहीं पता, ये 1000 है, ठीक है। 800 और 200 मिलके क्या बन जाते हैं, अनदर 1000, एक और 1000 आ जाएगा, तो फाइनली क्या हो जाएगा हमारा 2000। अगर इन दोनों को ऐड कर लें तो क्या बन गया 2000, 40 प्लस 10 50, 6 एंड 3 9, 2059, 2059, 2059। हमने क्या चेंज किया, सिर्फ नंबर को देखने का तरीका, सिर्फ नंबर को देखने का तरीका, ठीक है। बात आती है समझ में, इसको मिटाता हूं। चलिए थोड़ा सा और समझते हैं। मान के चलो मैं एक नंबर ले लूं 1248, इसमें से मैं माइनस कर रहा हूं सपोज 635। कैसे सॉल्व कर सकते थे, देखो दो तरीके हैं, एक तो ऐसे ले लो 1000 प्लस 200 प्लस 40 प्लस 8, इसमें से हमें माइनस करना है किसे, 600 माइनस 30, सॉरी प्लस 30 प्लस 5, ठीक, इस सब को हमें माइनस करना है, 600 प्लस 30 प्लस 5 इसे माइनस करना है। मतलब क्या होगा, एक तरीका तो है कि आप इसको ऐसे लिख दो, एक और तरीका हो सकता था कि आप उसको विजुलाइज ही करते क्या 1200 माइनस 600 क्या हो जाता 600, 40 माइनस 30 क्या हो जाता 10, और 8 माइनस 5 क्या हो जाता 3, 613, ये आंसर आ गया 613, ठीक है। ओके चलो एक चीज और समझते हैं फिर इसके आगे। वैसे मैंने आपको बताया था एक बार, अगर भूल गए हो तो एक मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक और सिखाता हूं, पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं, आज सिर्फ ये मान के चलो रिवाइज करा रहा हूं, एक ट्रिक मल्टीप्लिकेशन वाली, ठीक है। इसे मिटा रहा हूं, चलिए मल्टीप्लिकेशन के लिए मैंने आपको बताया होगा, नहीं है तो आज सीखो, कि जब ऐसे दो नंबर्स का आप मल्टीप्लिकेशन करते हो जिनके यूनिट प्लेस 63 का मल्टीप्लिकेशन करते हो 67 के साथ, जिनका यूनिट प्लेस का समीशन क्या है 10, 3 और 7 क्या होता है 10। अच्छा ऐसे ही अगर आप ले लेते 22 इंटू 28, यहाँ पर 2 और 8 ये क्या हो जाते हैं अगेन 10। अगर आप कोई नंबर ले लेते हो फॉर एग्जाम्पल 44 इंटू 46, यहाँ पर भी देखो दोनों का समीशन क्या आ रहा है यूनिट प्लेस का, वो क्या आ रहा है 10, ठीक है। तो जो यूनिट प्लेस पर नंबर है उसका समीशन आ जाए 10, और दूसरा वाला नंबर है वो कैसा रहे सेम कॉमन 6, देखो बाकी नंबर कैसे 6, यहाँ 2 और 8 तो हो रहे 10, लेकिन वो जो दूसरा वाला नंबर है वो कैसा है सेम। सिमिलरली 4 और 6 ये क्या हो रहे हैं 10, लेकिन यहाँ पर भी 4 और इधर भी 4। ऐसे नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड का काम होना चाहिए। इसका बहुत अच्छा मेथड है वैदिक मैथ्स में। क्या है मेथड, सुनिए। आपको करना सिर्फ ये है कि वो नंबर जिनका समेशन 10 है, मतलब 3 और 7, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो 21, ओके। और वो नंबर जो कि सेम है, जैसे कि 6 जो कि सेम है दोनों में, क्या करिए 6 में मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। जब आप गिनती लिखते हो तो 6 के बाद क्या आता है 7, 6 के बाद आता है 7। इन दोनों का जो भी मल्टीप्लिकेशन है उसको यहाँ लिखो। ये ट्रिक है,
मीन्स 42 इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 4 2 2 1। यहां बात करें 8 का और 2 का मल्टीप्लीकेशन कर दो और 2 में मल्टीप्लीकेशन किसको करो 3 का, 2 के आगे क्या आता है 3, 6 6 1 6। ऐसे ही 44 इंटू 46 क्या मतलब है, इन दोनों का जब हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे 4 का और 6 का 24 और 4 में मल्टीप्लीकेशन किसका कर दो 5 का, तो क्या हो जाएगा 2024 2024। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अब इसका ये तो एक मल्टीप्लिकेशन आपने सीख लिया, इसका एक दूसरा फायदा है बहुत अच्छा। वो फायदा क्या है देखते हैं। फायदा ये है कि अगर मैं ऐसा कोई भी नंबर ले लूं जैसे कि 15 इंटू 15, मतलब जिसका यूनिट प्लेस क्या हो 5, यहां पे भी क्या है 5, 5 और 5, 5 और 5 इनका क्या हो जाएगा समीशन, यूनिट प्लेस का समीशन क्या है 10, और दूसरा नंबर कैसा है सेम। तो ऐसा कह सकता हूं अगर मैं 15 का स्क्वायर निकालना चाहूं तो बहुत इजी है। अगर मैं 25 का स्क्वायर निकालना चाहूं 25 इंटू 25, इस केस में भी क्या होगा 5 और 5, यूनिट प्लेस पे जो नंबर है उसका समीशन क्या है 10, और दूसरा वाला नंबर कैसा है सेम। मतलब अगर मैं 25 का स्क्वायर निकालना चाहूं तो वो भी बहुत ईजी है। मतलब अगर मैं 65 का स्क्वायर निकालना चाहूँ 65 इंटू 65, क्या वो कंडीशन फुलफिल हो रही है, बिल्कुल हो रही है। 5 और 5 यूनिट प्लेस समीशन इज 10, और जो दूसरा वाला नंबर है वो कैसा है सेम, मतलब 65 का स्क्वायर भी बहुत इजीली निकलेगा। फिर तो हम कह सकते हैं कि 75 का स्क्वायर ही बहुत इजीली निकल सकते हैं, 85 का स्क्वायर, 95 का स्क्वायर, सारे के सारे आप निकाल सकते हो इस ट्रिक से। कैसे निकालेंगे, जैसे 15 का स्क्वायर क्या होगा 5 का मल्टीप्लिकेशन 5 से, मतलब 25 तो मुझे लिखना ही लिखना है, और 1 में मल्टीप्लिकेशन किसका करूंगा 2 का, सो 225। 15 का स्क्वायर होता है 225, आपने याद किए होंगे ना स्क्वायर, सो 225। 25 का स्क्वायर देखो 2 में इंटू करेंगे किसका 3 का, तो आ गया 6, और 5 स्क्वायर मतलब ये तो 25 है, 625। अगर हमें 35 का स्क्वायर निकालना होता तो क्या निकल के आता 1225। अगर 65 का स्क्वायर निकालना होता तो क्या आता, क्या ये सही है। अब आप खुद बता सकते हो सर ये 55 का स्क्वायर हो सकता है, 6 and 5, यस। और 65 का क्या निकलेगा फिर, 6 में 7 का कर दो, 4 2 2 5, वेरी गुड, ये इसका निकल आया। ये किसका है, ये 55 का स्क्वायर है। ठीक, 75 का स्क्वायर निकालना है तो 5 6 2 5, 85 का निकालना है तो 7 2 2 5, 95 का निकालना है तो 9025। ये निकला है सबके स्क्वायर। इस स्पीड से जब आप स्क्वायर कैलकुलेट करते हो तो सामने वाले को लगता है कि आपको सारे स्क्वायर याद हैं। कोई नहीं मानता कि आप कैलकुलेट करके लिख रहे हो, दे विल थिंक यू हैव मेमोराइज्ड एवरीथिंग, सारे स्क्वायर आपको याद है। और बात सिर्फ यहां तक नहीं रुकती, आप चाहो तो आगे भी बात ले जा सकते हो। मतलब अगर मैं आपसे बोलूं 115 का स्क्वायर क्या निकालेंगे अपन, तो देखो 1 इसमें क्या आएगा फर्क, बस 11 में इंटू हो जाएगा 12 का। 11 में 12 का इंटू कैसे करते हैं तो वो आपको बाद में बताऊंगा कि किसी भी नंबर को जब आप 11 से मल्टीप्लाई करते हो तो उसकी ट्रिक तो इससे भी बहुत आसान है। 11 से मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक तो बहुत ही आसान है। यहां तक बात समझ में आई। ठीक है, शिवम पाटीदार नो, किस चीज के लिए, क्या हुआ, शिवम एनी प्रॉब्लम। ओके, तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यस, अब इसके आगे अगर हम सीखना चाहें 11 से मल्टीप्लिकेशन करना
केवल एडिशन करने की जैसे आए। मतलब ये कि अगर मैं कोई नंबर ले लूं 42 इंटू 11, अभी छोटा नंबर ले रहा हूं, बाद में बड़ा नंबर लेंगे। 11 से मल्टीप्लिकेशन करना मीन्स 42 को एज इट इज लिखना और इन दोनों नंबर के बीच में इनका समीशन डिजिट सम लिख देना 462। तो वही जो मैं बोल रहा था ना, 11 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम 12 का तो क्या आ जाएगा 12 आएगा और बीच में आ जाएगा इन दोनों का समीशन 132, आगे लग जाएगा 25। अच्छा, अगर 3 डिजिट का नंबर होता हमारे पास 413 इंटू करते हैं 11, तब क्या करते? तो देखो 3 को लिखते हैं यहां पे एज इट इज 3 एंड 1 इन दोनों को ऐड करता 3 और 1 को, तो क्या आ जाता 4, 1 और 4 को ऐड करता तो क्या आ जाता 5, 4 और इसके आगे क्या है 0 मान सकते हैं, 0 को ऐड करता तो क्या आ जाता 4, 4 5 4 3। ये भी 11 से मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई? गुड। चलिए एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं, आप इसका जवाब दीजिए, ठीक है। अगर मैं लिखूं, ये रहा क्वेश्चन 58 इंटू 96 इंटू 62, ठीक है। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ए 3 4 5 2 4 6, बी 3 4 5 2 2 6, ऑप्शन सी 3 4 5 2 1 6 एंड ऑप्शन डी 3 4 5 2 3 6। कौन सा आंसर सही है बताइए? विच वन इज करेक्ट? एक तरीका है मल्टीप्लिकेशन कर लो और दूसरा तरीका मैं आपको बता चुका हूं क्या कर सकते थे। क्या कर सकते हो? डिजिटल सम 4 इंटू 6 इंटू 8, सबको सॉल्व कर लो। 4 इंटू 6 इंटू 8 क्या आएगा? अच्छा एक चीज और याद रखना, कोई अगर इसको सॉल्व ना कर पाए 4 इंटू 6 इंटू 4 को, तो आप ऐसा भी कर सकते हो, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो तो क्या आ जाएगा 24, बोले तो 6। अब इस 6 का और 8 का मल्टीप्लिकेशन कर लो, अगर समझ में नहीं आता तो 6 का और 8 का मल्टीप्लिकेशन कर लो तो फाइनली क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। डिजिटल सम एट लास्ट आ जाएगा 3। क्वेश्चन से क्या निकल के आएगा 3, 48 हो जाएगा ना, तो 3 निकल के आ गया। अब आप इसमें आगे चेक कर लो कि 3 कहां आ रहा है। देखो यहां, देखो यहां क्या आने वाला है, ये तो 9 है, ये 9 है और ये 6 और 3 कट गया 9, तो यहां फाइनली आ रहा है क्या 6, ठीक है। ये 3 और 6 कैंसिल, 5 और 4 कैंसिल, तो यहां पर क्या आ रहा है 4, सम निकाल रहा हूं, 4 और 5 हो जाता है 9, 3 और 6 हो जाते हैं 9, तो यहाँ पर क्या आ रहा है 3, ये हो गया 9, 4 और 5 हो गया 9, यहाँ पर आ रहा है 5। कौन सा ऑप्शन सही है आप देख सकते हो। विच वन इज करेक्ट? यू कैन सी 3 और 3, ठीक है। अगर आपको यहां तक बात समझ में आई
ठीक है। चलिए, इट्स 8:36, तो क्लास बाइंड अप करते हैं यहीं। अभी आपको क्या करना है, कुछ ऐसी छोटी मोटी सी न्यूमेरिकल वाली आप प्रॉब्लम ले सकते हो, ठीक है, और ऐसे सॉल्व करके देख सकते हो। जैसे कि क्या आ गया था, 4 × 6 × 8। यकीन मानिए कुछ लोग इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों करना है, आप पहले किसी भी दो को सॉल्व कर लो, जो भी आंसर आए उसका डिजिट सम निकाल लो और उस डिजिट सम का मल्टीप्लिकेशन इस 8 के साथ में कर लो। कर सकते थे। तो अभी आपको करना है कि कुछ नंबर्स लेने हैं, उनके डिजिट सम निकाल के देखना कि आप कितने स्पीडली निकाल सकते हो। एक काम तो आपको ये करना है, ठीक है। दूसरा काम आपको क्या करना है, वो जो टेबल्स, स्क्वायर और क्यूब दिए थे याद करने के लिए, उनका एक बार रिवीजन कर लेना। तीसरा काम क्या करना है, वो मेंटल कैलकुलेशन, थिंक विदाउट इंक, वो सेशन आपको याद रखना है, थिंक विदाउट इंक। आगे आने वाले समय में हो सकता है हम कुछ क्लासेस डेडिकेटेडली स्पीड मैथमेटिक्स पर ही लेंगे, लेकिन रीज़न ये है कि अगर मैं क्लासेस स्पीड मैथमेटिक्स पर ही लूँगा तो आपको कहीं ना कहीं ये फील होने लगेगा कि सर वो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कैंपस में या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, हम उन्हें सॉल्व कब करने वाले हैं। ये तो चलो आप हमारी स्पीड बढ़वा रहे हो, सारी बातें ठीक हैं, लेकिन वो क्वेश्चन हम कब करेंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बोरियत होने लगेगी। तो मैं चाहता हूँ कि ये कंटिन्यूटी ब्रेक ना हो, पर याद रखिए आप अगर अपनी स्पीड को अच्छा करना चाहते हो, विद इन टाइम अगर आप क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखना चाहते हो, तो जो बाकी के फैक्टर्स मैंने बताए हैं वो अच्छा खासा रोल रखते हैं। आपको प्रैक्टिस उनकी भी करनी पड़ेगी। यही रीज़न है कई सारे बच्चे एप्टीट्यूड किताब से पढ़ लेते हैं, किसी टीचर से सीख लेते हैं, उसके बावजूद भी एग्जाम में उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो बाकी के फैक्टर्स हैं उनकी ना तो कोई प्रैक्टिस करता है ना कोई सिखाता है, ठीक है। चलिए तो बाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच।